नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेज जायका। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर घर में जन्माष्टमी की धूम हो गई है और हर घर तैयारी कर रहा है कृष्ण के जन्मोत्सव का। और इसी जन्मोत्सव के ऊपर हम बनाते हैं अलग अलग तरीके के भोग, जिसमें सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट भोग होता है वो होता है पंजीरी का जमाना। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की पंजीरी जमाई जाती है, इसे हम पाक जमाना भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेवा पाक की पंजीरी। मैं यहाँ पे आज बनाने जा रही हूँ मेवा पाक, जिसके लिए मैंने लिए हैं 1 कटोरी मखाना, 1/4 कटोरी काजू बादाम, 1/4 कटोरी गोले का बुरादा। आप चाहें तो गोले को घर में घिस कर भी ले सकते हैं। साथ में मैंने लिया है 1/4 कटोरी गोंद। गोंद की क्वालिटी को आप अच्छा लें, जितनी अच्छी क्वालिटी का गोंद होगा उतने ही अच्छे से ये फूलता है और उतने ही अच्छे से इसका क्रंच आता है। साथ में मैंने लिया है 1/4 कटोरी किशमिश, 1/4 कटोरी साबुत धनिया। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट में ही धनिया को ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैंने लिया आधी कटोरी खसखस। सबसे पहले मैंने यहाँ पे घी डाला है और उसमें हम यहाँ पर मखाने भून लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी डालकर अलग अलग सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनूंगी। आप चाहें तो एक साथ घी डालकर भी इन फ्राई कर सकते हैं। मैंने अलग अलग इसलिए भुना है क्योंकि जब हम एक साथ घी डाल लेते हैं, भूनते भूनते उसका कलर चेंज हो जाता है और साथ में जो उसकी खुशबू है वो भी चेंज हो जाती है। उसकी खुशबू भी चेंज ना हो और कलर भी चेंज ना हो, इसीलिए मैंने हर मेवे को अलग अलग भुना है और साथ में थोड़ा थोड़ा घी यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने पहले मखाने भून लिए थे और अब मैंने यहाँ पे धनिया भून लिया है और अब मैं यहाँ पे भूनने जा रही हूँ काजू और बादाम। इन सबको हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, भूरा होने तक भून लेंगे। वैसे तो हर एक रिचुअल के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। हम अधिकतर जो पाक जमाते हैं कृष्ण जन्मोत्सव पर, वो इसलिए जमाते हैं ताकि हम कृष्ण भगवान का भोग लगाएं। लेकिन उसके पीछे की एक कहानी और है जो कि मेरी दादी जी ने बताई थी। जब भी किसी भी घर में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो हम वहाँ पर गोंद के लड्डू या गोंद की बर्फ़ी ज़रूर जमाते हैं, माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो इन पाक को जमाने का एक ये भी कारण है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण का जन्म होता है, इसीलिए हम यहाँ पर गोंद की बर्फ़ी, गोंद के लड्डू या फिर गोंद की पंजीरी कह लीजिए, अलग अलग मेवा के साथ मिलकर जमाते हैं। और आज के दिन धनिए की बर्फ़ी का या फिर गोंद का और खीरे का, इन तीनों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप यहाँ पर आज के दिन गोंद का ज़रूर यूज़ करें क्योंकि गोंद इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा से घी में गोंद को अच्छे से भून लिया है। आप देखिए गोंद कितने अच्छे से ट्रांसपेरेंट भुना है और कितना फूला है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आप गोंद की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लें। अब मैं यहाँ पे बचे हुए घी में थोड़ा सा जो नारियल का बुरादा है वो भून लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे गोले को कस के भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया था। अब हम इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। तो पीसने के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग इन सबको पीसा है मिक्सी में। आप चाहें तो एक साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को एक साथ पीसते हैं तो उसमें से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पिस जाती है और कोई चीज़ नहीं पिसती। तो मैं यहाँ पे अलग अलग पीस रही हूँ क्योंकि मुझे हर ड्राई फ्रूट थोड़ी सी दरदरी चाहिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने गोंद को नहीं पीसा, उसका एक रीज़न है क्योंकि जब हम गोंद को पीस लेते हैं तो बिल्कुल ही पाउडर बन जाता है। मैंने यहाँ पे गोंद को कूट लिया है जिससे उसका क्रंच हमारे मुंह में आए, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से पिसकर और कुटकर तैयार हो गई हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको जमाने की रेसिपी। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी चीनी ली है और साथ में ही मैंने आधी कटोरी ही पानी लिया है। वैसे तो जब हम चाशनी बनाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है पानी से, लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वल ही लिया है क्योंकि जो मखाने होते हैं और नारियल होता है वो पानी को बहुत जल्दी सोख लेते हैं, जिससे वो जो हमारी चाशनी का पानी होता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो जब आप मेवा पाक बनाएं तब आप यहाँ पे जो पानी और चीनी का रेशो है उसे बिल्कुल इक्वल लें। तो मैं यहाँ पे इसकी चाशनी नहीं बना रही हूँ। जैसे ही चीनी पानी में घुल गई है और थोड़ी सी गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है, उसी में मैंने यहाँ पे सारे मेवे ऐड कर दिए हैं।
चाशनी ना बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे जैसे आप इसमें मेवा डालते जाएंगे और आप इनको अच्छे से भूनते जाएंगे, चीनी और पानी मिलकर ये चाशनी बनती चली जाएगी। अगर हम पहले ही चाशनी बनाकर रख लेते हैं तो हमें मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप चीनी और पानी को बस अच्छे से गर्म कर लीजिए और जैसे ही वो गाढ़ी होने लगे आप उसमें यहाँ पे सारी मेवा अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आप इसे चलाते रहिए और भूनते रहिए। जो चीनी और पानी है वो अपने आप ही चाशनी में कन्वर्ट होता चला जाएगा और जो हमारी ये मेवा है ये अपने आप ही फोल्ड होनी शुरू हो जाएगी और ये एकसार होके बंधनी शुरू हो जाएगी। जैसे एक डो बन जाता है उसी तरीके से ये जमना स्टार्ट कर देगी। आप देखिए यहाँ पर जो चीनी और पानी है वो गाढ़ा होता जा रहा है और जो यहाँ पे मेरा जो फ्राई पैन है इसमें नीचे से जो चीनी है वो पूरे फॉर्म में आनी स्टार्ट हो गई है। मतलब हमारी चाशनी 3 या 4 तार की बननी स्टार्ट हो गई है। हम इसे और चलाएंगे और थोड़ा सा और अभी हम इसे पकाएंगे। यहाँ पर इसको पकाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा सा पीस उठाइए और उसकी ना एक बॉल सी बना के देखिए। अगर वो बॉल बन रही है मतलब आपस में सब चीज़ इकट्ठी हो रही है तो मतलब ये बन गया है। मैंने पहले एक बॉल देखी थी वो मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट लगी थी तो मैं इसे थोड़ा सा और भूनूंगी जब तक कि बॉल थोड़ी सी टाइट और ना हो जाए और ये अच्छे से और ना भुन जाए। आप देखिए यहाँ पे हमारा जितना भी सारी सामग्री थी ये एकसार हो गई है और ये अच्छे से जमने वाली फॉर्म में आ गई है और थोड़ा सा ये जो डो है टाइट हो गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि जब हम कोई भी पाक जमाते हैं या पंजीरी जमाते हैं तो वो जमने के बाद थोड़ी सी टाइट हो जाती है। तो जब ये थोड़ी सी ही सॉफ्ट फॉर्म में रहे मतलब ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तब आप इसे एक थाली पर जमा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है, उस पर थोड़ा सा मैंने देसी घी लगा के इसको ग्रीस कर लिया है और एक कटोरी की हेल्प से मैं इसे एकसार फैला लूँगी। आप कटोरी के पीछे के पार्ट से इसे एकसार कर लीजिए ताकि कहीं से ये मोटा और कहीं से ये पतला ना हो। अब मैंने इसको एक शेप दे दी है और कटोरी के पिछले भाग से इसे मैंने थोड़ा सा चिकना कर लिया है और अच्छे से दबा दिया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे डालूंगी बिल्कुल ताजे गुलाब के फूल की पंखड़ी। जो ताजे गुलाब के फूल की पंखड़ियाँ होती हैं इनकी खुशबू और इनका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और साथ में जो हमारा गुलाब का फूल होता है तब आप उसकी पंखड़ियों को खा भी सकते हैं। गुलाब की पंखड़ियाँ यहाँ पे डालने के बाद मैंने इसको गरम गरम में ही कट लगा दिया है क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी हार्ड होगी जिसको काटना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं यहाँ पे गरम गरम ही आपको एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ कि देखिए ये जमना स्टार्ट हो गई है और हार्डली आधे घंटे के बाद जैसे ही हमारा जो बर्फ़ी का ये सारा पाक है ये जैसे ही ठंडा होगा ये हार्ड हो जाएगा, भोग के लिए बनकर तैयार हो जाएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी क्वांटिटी में और इसी रेशो के साथ बनाइएगा। तो आप सब लोग भी जन्माष्टमी भोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने क्या किस तरीके से बनाया है। इंस्टाग्राम पर फोटो भेजकर ज़रूर बताएं कि आपने जन्माष्टमी पर भोग में क्या क्या बनाया। तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।